नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपीएस और एनपीएस के बारे में। ओपीएस और एनपीएस में से कौन सी योजना आपके लिए बेहतर है और ओपीएस में आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और एनपीएस योजना में आपको क्या क्या जो है नुकसान है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरे वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का कवच है। इसको लेकर यहाँ पर जो विश्लेषण किया गया है, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी तथा राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराने के अपने कर्तव्य को भलीभांति जानते हैं। एक सरकारी कर्मचारी 30-35 वर्षों तक सेवा करता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रत्येक निर्वाचित सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह सुनिश्चित करे कि उसके कर्मचारी सुरक्षा की भावना के साथ जीवन यापन करें, ताकि वे भी सुशासन में अपना मूल्यवान योगदान दे सकें। सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक आधार को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियम 1972 लागू किया गया, जिसमें पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं रूपांतरित राशि का प्रावधान किया गया। दुर्भाग्य से इस पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की गई। यहाँ पर देखिए, 1 अप्रैल 2004 से जो एनपीएस लागू है। इसके बाद देखिए, नई पेंशन प्रणाली अपने वर्तमान स्वरूप में समस्याग्रस्त है तथा पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली की पुनः बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नई पेंशन प्रणाली कर्मचारियों के वर्तमान और सेवानिवृत्ति पश्चात की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सीएजी रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2020 तथा द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके तहत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए हैं। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की गाढ़ी कमाई से एकत्रित किया गया सेवानिवृत्ति का कोष शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के अधीन हो जाता है। शेयर बाजार में छोटी सी घटना को लेकर उथल पुथल मच जाती है। वर्तमान में यूक्रेन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय शेयर बाजार जब औंधे मुंह गिरता है तो कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ जाती है और उनकी सामाजिक सुरक्षा पर जोखिम के बादल मंडराने लगते हैं। जब किसी कर्मचारी की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है तो वह पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर सकता तथा सुशासन में मनोयोग से योगदान नहीं दे सकता। चूँकि पेंशन फंड की राशि का शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है, जहां हमेशा जोखिम रहता है, और एनपीएस के लागू होने के 17 साल बाद भी सुरक्षा की जब कोई गारंटी न हो, तो ऐसे में कर्मचारियों के मन में वृद्धावस्था के समय असुरक्षा का डर होना स्वाभाविक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 1 जनवरी 2004 के पश्चात राजकीय सेवा में आए सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया। मैंने राज्य विधानसभा में 23 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में पुरानी पेंशन प्रणाली को अगले वित्त वर्ष से लागू करने की घोषणा की। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो है 23 फरवरी 2022 जो राजस्थान विधानसभा में बजट भाषण हुआ, उसमें 23 फरवरी 2022 को पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का निर्णय लिया गया, जो ये राजस्थान के कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। 23 फरवरी 2022 यहाँ पर 1 जनवरी 2004 के पश्चात जो भी राजकीय सेवा में आए कर्मचारी हैं, उनके ऑफिस की यहाँ पर बहाली करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का न केवल राजस्थान सरकार के बल्कि सभी राज्य के कर्मचारियों ने स्वागत किया। सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच पूर्व में जो मुख्य अंतर पेंशन ही था। सरकारी नौकरियों में एक तय सीमा से अधिक वेतनमान नहीं हो सकता, परंतु पेंशन से भविष्य की सुरक्षा के कारण प्रतिभाशाली युवा सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते थे। ऐसा देखने में आया कि नई पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद प्रतिभाशाली युवाओं का सरकारी नौकरी की तरफ रुझान कम हो गया था। पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनः लागू करने के निर्णय से भविष्य में अधिक संख्या में प्रतिभाशाली युवक राजकीय सेवा की तरफ आकर्षित होंगे। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में यह कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार बढ़ेगा तथा विकास और जन कल्याण के जो कार्य हैं प्रभावित होंगे। यहाँ यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी तो उस समय भी देश में प्रत्येक क्षेत्र में शानदार तरक्की की थी। पुरानी पेंशन प्रणाली के कारण विकास और जन कल्याण के कार्यों में कभी भी कटौती नहीं की गई। इसके बाद देखिए, यहाँ पर राजस्थान सरकार ने अनेक घटकों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनः बहाल किया। इस प्रणाली के तहत कर्मचारी को उसके अंतिम मूल वेतन का 50% प्लस महंगाई राहत के साथ पेंशन की गारंटी मिलती है।
सेवानिवृत्ति के समय तथा सेवा काल के दौरान निधन की स्थिति में उस कर्मचारी और उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए ग्रेजुएटी भी दी जाती है। नई पेंशन प्रणाली के तहत ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। तालिका 1.1 में नई और पुरानी पेंशन प्रणाली के अंतर को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर तालिका देख सकते हैं आप। यहाँ पर पुरानी पेंशन प्रणाली और नवीन पेंशन प्रणाली जो ओपीएस और एनपीएस है, इसमें अंतर दर्शाया गया है। क्या क्या अंतर है इनमें मूलभूत से, तो देखिए कार्मिक का अंशदान। तो यहाँ पर देखिए पुरानी पेंशन प्रणाली में यहाँ पर कार्मिक का कोई अंशदान नहीं है, जबकि नवीन पेंशन योजना में एनपीएस में 10% कार्मिक का जो वेतन से कटौती होती थी, जो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता होता है उसमें से 10% मिलाकर जो एनपीएस में कटौती होती थी। यहाँ पर देख सकते हैं सरकार की पेंशन की गारंटी। तो यहाँ पर देखिए ऑफिस में हाँ यहाँ पर पेंशन की गारंटी है, जबकि एनपीएस में कोई पेंशन की गारंटी नहीं है। पेंशन की राशि देखिए यहाँ पर कितनी मिलती है, तो ऑफिस में देखिए अंतिम वेतन का 50% मासिक मिलता है, जबकि एनपीएस में अंतिम वेतन से कोई संबंध नहीं है, अनिश्चित है, क्योंकि ये शेयर मार्केट पर आधारित हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एनपीएस में जो है वो राजकीय कर्मचारियों जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनमें असुरक्षा का माहौल यहाँ पर रहता है। महंगाई से राहत, तो देखिए यहाँ पर पुरानी पेंशन में हाँ यहाँ पर महंगाई से राहत मिलती है, जबकि नवीन पेंशन योजना में कोई राहत यहाँ पर नहीं मिलती। पेंशन का रूपांतरण तो देखिए यहाँ पर 33% तक होता है, जबकि यहाँ पर कोई विकल्प नहीं दिया गया है। जीपीएफ के लिए पात्रता जो ओपीएस है उसमें हाँ है, यहाँ पर देखिए नहीं है कि राज्य सरकार ने इसको वैकल्पिक रखा है। एनपीएस से राशि का आहरण, तो यहाँ पर देखिए पुरानी पेंशन में यहाँ पर जो आप हैं उसका जो राशि का आहरण कर सकते हैं, जबकि एनपीएस में देखिए वर्ष 2015 के बाद जमा राशि का 25%, वो भी कारण बताने पर आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों में मूलभूत अंतर हैं, जो ओपीएस हैं और एनपीएस हैं। इसमें आपको कौन कौन सी गारंटी ओपीएस में मिलती है जबकि एनपीएस में नहीं मिलती, ये अंतर यहाँ पर मूल रूप से दर्शाया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जल सेना, थल सेना, वायुसेना के कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना इन कार्मिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य बल इंडियन कोस्ट गार्ड के कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन प्रणाली लागू की गई, जबकि इस सेवा के जवान भी सैन्य बलों की तरह पूर्ण मुस्तैदी से काम करते हुए कठोर चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे ही सेवाएं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीटी, एसएसबी इत्यादि के कार्मिक भी करते हैं, किंतु उन्हें भी एनपीएस के तहत कवर किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसी स्थिति में दो अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। यहाँ पर देख सकते हैं सीएजी ने नवीन पेंशन प्रणाली की ऑडिट रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2020 में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन, आयोजना तथा निरीक्षण को लेकर चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया है। सीएजी की उक्त रिपोर्ट के पैरा 3.2 के अनुसार एनपीएस के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस योजना के संबंध में टिप्पणी करते हुए सीएजी ने उक्त रिपोर्ट के पैरा 3.9 में लिखा है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकित मूल्यांकन किया गया है तथा न ही फंड की व्यवहारिकता के आकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। यहाँ पर देखिए जो एनपीएस है इसकी व्यवहारिकता का भी यहाँ पर आकलन नहीं किया गया है और बीमांकित मूल्यांकन भी यहाँ पर नहीं किया गया है। सीएजी ने एनपीएस के क्रियान्वयन को लेकर उक्त रिपोर्ट के पैरा 4.1.3 में कहा है कि इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% कवर किया गया है। उक्त सभी आपत्तियां गंभीर हैं जो कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालती है। केरल, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों ने कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए एनपीएस की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समितियां गठित की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एनपीएस को अभी तक लागू नहीं किया है। तो इसके देखिए राजस्थान के बाद यहाँ पर केरल, आंध्र प्रदेश और असम और हिमाचल, पंजाब जैसे राज्यों ने भी कर्मचारियों को विरोध को देखते हुए एनपीएस की समीक्षा करने के लिए समितियों का गठन कर दिया है। यहाँ पर देखिए नवीन पेंशन प्रणाली तैयार करते समय सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को देय पेंशन राशि पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस कारण पूरे देश में कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना है। यदि नवीन पेंशन प्रणाली इतनी अच्छी और पवित्र है तो फिर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने फरवरी 2020 की अपनी रिपोर्ट में न्यायिक सेवा में एनपीएस लागू नहीं करने की अभिशंसा क्यों की है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 20 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार को लिखे अपने पत्र में कर्मचारियों के मानव अधिकारों की रक्षा के खातिर एनपीएस की समीक्षा हेतु समिति गठित करने के लिए कहा है। इसके बाद देखिए दिनांक 1 जनवरी 2004 है, उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों में से अब तक जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति हुई है उन्हें या तो कोई पेंशन नहीं मिली है
या इतनी कम पेंशन प्राप्त हुई है कि वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इस दृष्टि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अपने उद्देश्य को पाने में विफल रही। आरंभ में नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन और ग्रेजुएटों का भी प्रावधान नहीं था, जिसे भारत सरकार को बाद में लागू करना पड़ा। राजस्थान सरकार ने एनपीएस के बावजूद अपनी विकास योजनाओं के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद भी राजस्थान में विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। एनपीएस के कारण कर्मचारियों में व्याप्त चिंताओं से राजस्थान सरकार पूरी तरह से वाकिफ है। पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का निर्णय लिया। 2 प्रकार की पेंशन योजनाएं रखकर कर्मचारियों में भेदभाव करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो राजस्थान के कर्मचारियों के लिए यहाँ पर 23 फरवरी 2022 को जो बजट जारी हुआ था उसमें ओपीएस लागू करने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर जो ओपीएस हैं और एनपीएस हैं, इन दोनों में मूलभूत क्या अंतर हैं, कौन सी योजना कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है, मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देने का प्रयास करता रहता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों।